Hello student, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you business environment. So in last video I explain you about economic reforms since 1991 जिसके अंदर हमने आपको बताया था लिबरलाइजेशन के बारे में, प्राइवेटाइजेशन के बारे में और ग्लोबलाइजेशन के बारे में और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कौन कौन से मेजर स्टेप्स लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जिसके कारण ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सके या फिर इनका जो फ़ायदा है वो ले सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 स्टेप्स दे रखे हैं जिसमें नंबर 1 पे आता है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। सो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या किया गया? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में डिसाइड किया गया कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अपना अपना क्या क्या काम करेंगे। बेसिक सी बात है, नंबर 1 पे तो पब्लिक सेक्टर को बहुत सारा जो डिपार्टमेंट्स थे पब्लिक सेक्टर के पास वो कम कर दिए गए, मतलब पब्लिक सेक्टर की मशीनरी को कम कर दिया गया और उसको प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया। जैसे हम किसी चीज़ को ठेके पे दे देते हैं, है ना, खुद काम करने के बजाय हमने किसी को ठेके पे दे दिया, वैसे ही गवर्नमेंट ने खुद काम करने के बजाय उसको प्राइवेट हाथों में ठेके पे किसी को दे दिया। भाई अब तुमने संभालना है, आप इतनी इनकम यहाँ से कमा सकते हो और आपने इसको डेवलप भी करना है। ठीक है, तो इस तरीके से एक इंडस्ट्री नई पॉलिसी लाई गई जिसके अंदर बहुत सारा बर्डन जो होता है प्राइवेट लोगों के ऊपर, प्राइवेट बिजनेसेस के ऊपर, प्राइवेट इकोनॉमी के ऊपर, वो हटा दिया गया, जिससे फ्री होके वो काम करना शुरू कर दिया। नंबर 2 पे आता है न्यू ट्रेड पॉलिसी। अब पॉलिसीज़ क्या होती हैं, ट्रेड पॉलिसीज़ क्या होती हैं कि भाई अगर आपको कोई व्यापार करना है, बिजनेस करना है, तो उसके लिए आपको ये शर्तें माननी पड़ेंगी गवर्नमेंट की, या ये लाइसेंस लेने पड़ेंगे। तो बहुत सारे टाइप के लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी अगर हम 1991 से पहले कहें। तो उन सभी पॉलिसीज़ को चेंज कर दिया गया, एक नई ट्रेड पॉलिसी लाई गई जिस ट्रेड पॉलिसी के अंदर आप फ़ॉरेन के अंदर आसानी से अपना जो बिज़नेस है वो कर सकते हो। इसका मेन मोटिव क्या था, जो हमने लास्ट में आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, ग्लोबलाइजेशन। कि ग्लोबलाइजेशन कि आपकी जो चीज़ें हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जाएं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक नई पॉलिसी लानी पड़ी, न्यू ट्रेड पॉलिसी, जिसके अंदर जो ज़्यादा बर्डन था इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, मतलब कि लोगों को दिक्कत आती थी, जो व्यापारी हैं उनको दिक्कत आती थी, तो वो जो है उसको प्रोसीजर बहुत ही ईजी कर दिया गया। सो इसको बोला जाता है न्यू ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट है हमारे पास फिस्कल रिफॉर्म्स। सो फिस्कल रिफॉर्म्स क्या होते हैं उसके पहले जानना ज़रूरी है फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। सो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसकी इनकम क्या है और उसका एक्सपेंडिचर क्या है। ठीक है, इनकम कहाँ से होती है गवर्नमेंट को, जो भी टैक्सेस इकट्ठा किए जाते हैं, और एक्सपेंडिचर जो भी गवर्नमेंट ने कहीं ब्रिज बनाना है, सड़कें बनानी हैं, या बिजली सप्लाई करनी है, या कुछ भी जो उन्होंने लोगों को सहूलत देनी है। सो ये जो एक्सपेंडिचर और इनकम है इसकी पॉलिसी बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कम हो रह जाए लेकिन उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और जो 2017-18 का यहाँ पे हमें डाटा दे रखा है वो था 3.5%। यानी कि अगर 100 रुपया टोटल हमारी जो इकोनॉमी है वहाँ से निकल के आ रहा है, 100 रुपये की चीज़ें पूरी इंडिया के अंदर अगर बन रही हैं, तो उसमें से 3 रुपये 50 पैसे, उसके हिसाब से 3 रुपये 50 पैसे क्या है, गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो 3.5% कम है उसके एक्सपेंडिचर से। सो ये दो चीज़ें मैंने आपको नंबर 1 पे बता दी। नंबर 1 तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। सो ये फिस्कल पॉलिसी बनाना या फिस्कल डेफिसिट के रिगार्डिंग न्यू रिफॉर्म्स लेके आना, ये चेंजेस लाए गए इस रिफॉर्म्स के अंदर ताकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम किया जा सके, लिमिटेड किया जा सके। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया, जिससे क्या होगा कि एक नया इकोनॉमिक रिफॉर्म आएगा, एक नया फिस्कल रिफॉर्म आएगा जिसके कारण जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होगा और फिस्कल डेफिसिट भी जिससे कम होगा। तो यहाँ पे नंबर 1 जीडीपी, तो आप जानते ही हो जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो एक कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर साल के दौरान जो भी चीज़ें बनाई हैं किसी कंट्री ने या सेवाएं दी हैं, वो सारी जीडीपी, उनका जोड़ जो है वो जीडीपी कहलाता है।
आगे आता है मॉनेटरी रिफॉर्म्स। अब मॉनेटरी रिफॉर्म्स क्या होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ सॉर्ट ऑफ कंट्रोल पॉलिसी थ्रू विच द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। सो हो सकता है कि आपने +1 के अंदर, आपको अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपको जानने में आया होगा कि जो मनी की सप्लाई होती है मार्केट के अंदर, उसको आरबीआई कंट्रोल करता है। अगर मनी की सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट के अंदर तो महंगाई बढ़ जाती है, और अगर मनी की सप्लाई कम हो जाए तो मंदिश आ जाती है, मतलब कि लोग चीज़ें बिक ही नहीं पाती हैं। सो ऐसे में इस चीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मॉनेटरी रिफॉर्म्स लाए गए। मॉनेटरी रिफॉर्म्स यानी कि उनके जो आरबीआई की पॉलिसीज़ थी उनको चेंज किया गया ताकि लोगों के हाथों में पैसा आए और जो बिजनेसेस हैं वो स्टार्ट किए जा सकें। उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास आता है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। सो कैपिटल मार्केट क्या होती है? जहाँ पे शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर कह लो कि ये सिक्योरिटीज़ जो हैं वो खरीदी बेची जाती हैं। कैपिटल मार्केट के अंदर शेयर वगैरह खरीदी बेची जाती हैं। तो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स के अंदर क्या किया गया? कैपिटल मार्केट के जो पॉलिसी है उनको चेंज कर दिया गया ताकि कोई भी जो व्यक्ति है वो आसानी से बाइंग एंड सेलिंग कर सके, या फिर कोई भी जो कंपनी है वो अपने न्यू शेयर्स को इंट्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। जिससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर पैसा और आएगा, बिजनेस के अंदर पैसा और आएगा, जो लोगों की सेविंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट होंगी। ठीक है, सो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स के बाद आगे आता है नंबर 6 पे डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल क्या होता है? जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस चीज़ का प्राइस कितना होगा, उसको बोलते हैं प्राइस कंट्रोल। अब यहाँ पे क्या किया गया है? डिसमेंटलिंग मतलब कि उसको चेंज कर दिया गया, मतलब कि जो ज़्यादातर कंट्रोल था गवर्नमेंट का प्राइसेस के ऊपर, उसको हटा दिया गया। अब प्राइसेस के ऊपर अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल हटेगा तो उसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, अगर मान लो कि गवर्नमेंट चाहती है कि एक जो पर्टिकुलर गेहूँ है, मान लो गेहूँ ले लेते हैं हम, वीट, उसका प्राइस 10 रुपये होना चाहिए। 10 रुपये से ज़्यादा आप नहीं बेच सकते क्योंकि गरीब बंदा खरीद नहीं पाएगा उसको। अब यहाँ पे अगर किसी वीट को उगाने की, उसको फर्टिलाइज वगैरह करके उसको खर्चा ही अगर 10 रुपये पर केजी आ रहा है, तो क्या कोई भी जो व्यापारी है उसको 10 रुपीज़ में बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा, मतलब कि कोई भी गेहूँ उगाएगा ही नहीं इसके बाद। सो इस तरीके से जो प्राइस कंट्रोल है उसको हटा दिया गया, कम कर दिया गया, ताकि जो ट्रेडर्स हैं वो अपने तरीके से प्राइस को डिसाइड कर सकें। हाँ जी, ये तो थे 6 स्टेप्स जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फॉर्म में, ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, गवर्नमेंट पॉलिसी का या बिजनेसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो नंबर 1 पे आता है इंक्रीजिंग कंपटीशन। सो अगर पब्लिक डिपार्टमेंट्स को कम कर दें, पब्लिक डिपार्टमेंट में कोई कंपटीशन नहीं होता, जैसे कि मान लो कि जो रोडवेज़ की बसेस हैं, या मान लो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली पावर सप्लाई है, तो इनमें कोई कंपटीशन नहीं होता क्योंकि ये जो सारा कंट्रोल है गवर्नमेंट के हाथों में होता है, तो कंपटीशन कहाँ से आएगा? लेकिन अगर इन डिपार्टमेंट्स को आप प्राइवेट हाथों में दे दोगे, मान लो कि आपके इलाके में जो पावर सप्लाई है इस टाइम पे क्या कहूँ, कौन सप्लाई कर रहा है आपको? गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है। लेकिन अगर मान लो कि वो गवर्नमेंट ठेका दे दे कि इस इलाके के अंदर, या फिर मान लो कि लोगों को पावर दे दे कि वो कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस करके, पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके बेच सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा? कोई अपनी जो एनर्जी है वो कम प्राइस पे बेचेगा, दूसरा उससे कम प्राइस पे बेचेगा, यानी कि जितना बेनिफिट है वो लोगों को भी होगा, और यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा पावर सप्लाई देने वालों के बीच में। ठीक है, सो कंपटीशन इंक्रीज होगा अगर गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट हाथों में कोई भी इंडस्ट्री सौंप देती है तो। उसके बाद मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। सो कस्टमर्स जो हैं वो नई से नई चीज़ें डिमांड करेंगे आप, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई अब जो प्राइवेट हाथों में हैं ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं, और वो कम से कम प्राइस पे चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो जाहिर सी बात है जो कस्टमर्स हैं वो मोर डिमांड्स करेंगे चीज़ों की। नंबर 3 पे आता है रैपिडली चेंजिंग टेक्निकल इन्वायरमेंट। सो जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर चेंज आना बहुत ज़रूरी है। अगर कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर स्टेबिलिटी बनी हुई है, खड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आप पुराने मेथड ही यूज़ कर रहे हो, नए मेथड नहीं यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब आप बाकी कंट्रियों से कंपटीशन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे
ऐसे रिफॉर्म्स आने के कारण टेक्नोलॉजी के अंदर रैपिड चेंजेस आए, बहुत जल्दी से चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और जिससे जो इंडिया है वो बाकी के देशों के साथ कंपटीशन करने में आगे रहा। नेक्स्ट आता है नेसेसिटी फॉर चेंजेस। बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स द बिजनेस वर मोर स्टेबल. Policies one laid down used to continue for a long time. However, these days, because of the free economic environment, the various factors of business environment are undergoing rapid changes. सो यहाँ पे नेसेसिटी फॉर चेंज का मतलब है कि जो ज़रूरत है चेंज करने की। सो अगर किसी भी पॉलिसी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी के अंदर चेंजेस नहीं लाएगी तो दैट मीन्स जो बिजनेस हैं वो भी अपने आप में ज़्यादा चेंजेस नहीं ला पाएंगे, अपने आप को किसी नए इन्वायरमेंट के अंदर नहीं डाल पाएंगे। तो यहाँ पे अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, बहुत सारा बड़ा चेंजेस आया इकोनॉमी के अंदर, जिसके कारण जो इंडस्ट्री है उसके अंदर भी चेंजेस आए, बिजनेस हैं उनके अंदर भी चेंजेस आए। नंबर 5 पे आता है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। सो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने का मतलब है कि भाई जो मैनेजर्स हैं या मान लो किसी इंडस्ट्री के अंदर जो मैनेजमेंट हो रही है या कोई भी किसी तरीके से टेक्नोलॉजिकली किसी को उसके पास स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने का मतलब है कि उनको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करना। जैसे मान लो कि कोई डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका जैसी कोई कंट्री है, वहाँ पे जो लोग हैं वो एक नई टेक्निक से साथ काम कर रहे हैं, है ना। तो वही टेक्निक अगर इंडिया के लोगों के पास, वही स्किल अगर इंडिया के लोगों के पास आएगी तो मतलब ये क्या होगा कि वो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे। सो यहाँ पे इसी चीज़ को ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने की नीड थी, जो कि जिसको करने के लिए ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो लाए गए। आगे आता है नंबर 6 पे मार्केट ओरिएंटेशन। सो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें आपको बताऊंगा इसको बताने से पहले। एक तो होती है मार्केट ओरिएंटेशन, एक होती है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन क्या होता है कि भाई आपको नहीं पता कि मार्केट के अंदर आपकी चीज़ बिकेगी कि नहीं बिकेगी, लेकिन आप दनादन अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस करते जा रहे हो, दनादन आपने अपनी चीज़ों को प्रोड्यूस करते जा रहे हो। आपको नहीं पता कि आपकी चीज़ मार्केट के अंदर उसकी डिमांड है भी या नहीं है, बिकेगी कि नहीं बिकेगी, आप उस चीज़ को बनाते जा रहे हो, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड। एक होता है मार्केट ओरिएंटेड। मार्केट ओरिएंटेड के अंदर आप क्या करते हो कि मार्केट के अंदर पहले आप देखते हो कि मार्केट के अंदर आपकी चीज़ बिकेगी या नहीं बिकेगी, कितनी डिमांड करते हैं लोग, कितनी डिमांड है गुड्स की, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप उस चीज़ को प्रोड्यूस करते हो। तो जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो ज़्यादा जोर किस बात के ऊपर दिया गया, मार्केट ओरिएंटेशन के ऊपर, ताकि इंडस्ट्री को, बिजनेसेस को, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं उनको बताया जा सके कि पहले आप किस चीज़ को स्टडी करो, पहले आप मार्केट को स्टडी करो, उसके बाद आप जो अपनी चीज़ें हैं उनको प्रोड्यूस करो। उसके बाद नंबर 7 पे आपके पास आता है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। सो जैसे मैंने आपको बार बार बता दिया कि पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया गया। अब पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया गया तो गवर्नमेंट का जो बहुत सारा खर्चा है वो भी कम हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हो गया लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट। बजटरी सपोर्ट क्या है कि जो गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर को अपना पैसा प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कम हो गया। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर को उसका जो बजट की सपोर्ट ही थी वो कम हो गई। सो इसकी एक एग्जांपल भी दे देता हूँ बजटरी सपोर्ट की, लॉस की। जैसे पंजाब के अंदर पीआरटीसी एक डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाने वाला डिपार्टमेंट है, बसेस चलाता है जो, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, उनको बहुत सारा लॉस हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि अपना बजट जो था बसेस के ऊपर कम कर दिया। जैसे कि मान लो कंडक्टर और ड्राइवरों को निर्देश दे दिए कि अगर भाई इनकम नहीं होगी तो मतलब कि आपकी सैलरी भी नहीं मिलेगी। सो वहाँ पे लोगों ने शिद्दत से काम करना शुरू कर दिया उस डिपार्टमेंट के अंदर। उन्होंने बजट अपना कम कर दिया, ठीक है, उन्होंने अपना पैसा कम कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, लोगों से ही इनकम कमाना शुरू कर दिया। अब जो सरकारी बसेस किसी, अगर कोई सवारी आए ना आए, वो खाली चल देते थे। अब उनको लगने लग गया कि भाई अगर बस भरेंगे, इनकम होगी तो ही हमारी सैलरी आएगी। सो ये होता है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। हाँ जी, लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन क्या कहता है, इन कंक्लूजन इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन अ पॉजिटिव वे। तो जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को बहुत ही पॉजिटिव वे से चेंज किया है।
तो जो भी चैलेंजेस आए उनको फेस किया गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने आने के कारण जब लाया गया तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, उनको फेस भी किया गया, और उसके साथ ही जो इंडियन इकोनॉमी है वो बूस्ट करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इन इंडिया। तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा एक बिजनेस के ऊपर, ठीक है। नंबर 1 पे तो इंक्रीज इन कंपटीशन इंक्रीज हो गया। नंबर 2 पे रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होती है जब पब्लिक डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो इंटरफेरेंस जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप जानते ही होंगे। जैसे मान लो कोई एमएलए है कि उसकी वो अपनी धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस के ऊपर या पब्लिक बिजनेस के ऊपर, तो ऐसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो कम हो गई अगर वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के अंदर चेंज हो जाती हैं चीज़ें। तो नंबर 3 पे इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगर पब्लिक सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं लेते जितनी वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर लेते हैं। इंक्रीज इन एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई लोगों की क्योंकि उनके पास एक नई स्किल्स आ गई। इंक्रीज इन रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ने लग गई। आफ्टर दैट फ्रीडम इन मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट करने की फ्रीडम आ गई। अगर पब्लिक सेक्टर के अंदर मिनिस्टर से या फिर हायर अथॉरिटी से बहुत सारी डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती थी, अब यहाँ पे जो मैनेजर है प्राइवेट हाथों में है, तो मतलब मैनेजर जो है अपने तरीके से कोई भी डिसीजन ले सकता है। आगे लास्ट में हमारे पास एक कंसेप्ट है मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट। सो इसका क्या रिस्पॉन्स आया बिजनेस इन्वायरमेंट के प्रति, मतलब कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसका क्या रिस्पॉन्स रहा है, मतलब किस तरीके से ये बिजनेस को प्रभावित करता है या इसका रोल क्या है, ये कह सकते हैं किसी बिजनेस के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो ये तो बात आपको पता ही है कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक डायनेमिक नेचर की चीज़ है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिज़नेस को प्रभावित करते ही रहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हमेशा ही आते रहते हैं, जैसे कि कस्टमर्स के टेस्ट के अंदर टेस्ट के अंदर चेंज आता रहता है। अगर आज वो कपड़े कोई एक टाइप के कपड़े पहन रहे हैं डिज़ाइन के, तो कल को किसी और टाइप के डिज़ाइन के उसको पसंद आएंगे, तो टेस्ट के अंदर चेंज आता रहता है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी कि गवर्नमेंट के अंदर चेंज आता रहता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर चेंज आता रहता है। लीगल रेगुलेशंस के अंदर चेंज आता रहता है। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं ये किसी बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर भी आ सकते हैं और उनके लिए कोई थ्रेट्स भी लेकर के आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है आपकी बुक में कि जैसे एक निरमा कंपनी थी। निरमा कंपनी ने बिज़नेस को बहुत अच्छे से भांपा, बिज़नेस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हासिल की और उनकी एक रेपुटेशन बन गई पूरे इंडिया के अंदर निरमा कंपनी की। वो क्या बनाती थी, वो वॉशिंग पाउडर बनाती थी निरमा कंपनी। जिसके साथ ही उन्होंने और भी थोड़ा बिज़नेस इन्वायरमेंट को जानने की कोशिश की, इसकी खोज की, तो उन्होंने अपना एक नया प्रोडक्ट और भी, जिसको मतलब टॉयलेट सोप कहते थे, तो वो भी इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके कारण दोनों उसके प्रोडक्ट जो थे वो मार्केट के अंदर मतलब के पूरे टॉप पे चलने लग गए। तो ये किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि बिज़नेस इन्वायरमेंट को उन्होंने जाना, उन्होंने उन अपॉर्चुनिटीज़ को जाना जो उनके बिज़नेस के लिए अच्छी हो सकती हैं, तो उन्होंने सक्सेस हासिल की। और ऐसे ही इनको देखते हुए जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है या फिर गोदरेज मतलब के हैं, उन्होंने भी अपने अपने जो प्रोडक्ट हैं वो पहले उन्होंने बिज़नेस इन्वायरमेंट को जाना, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को जाना और अपने प्रोडक्ट विजिल और ब्रीज को इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बिज़नेस इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है किसी बिज़नेस के लिए। अगर वो इस इन्वायरमेंट को रीड करते रहते हैं, इस इन्वायरमेंट के ऊपर अपनी रिसर्च रखते हैं, हमेशा ही इसके ऊपर निगरानी रखते हैं, जानते रहते हैं कि क्या चल रहा है, तो मतलब कि वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं, वो उनके होने वाले लॉसेस से बच सकते हैं और जो अपॉर्चुनिटी उनको मिलने वाली है आने वाले टाइम में उनको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर के अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर।